हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं आज डेली करंट अफेयर की वीडियो लाता हूँ, वो भी मैथ के साथ। और आज है 8 सितंबर, ठीक है। आज है 8 सितंबर। तो आज देखेंगे आपको क्या नया सीखने को यहाँ पे मिलेगा। मैं स्वागत करता हूँ आपका CSK CM क्लासेज में। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़, ठीक है। मैं यहाँ डेली सुबह 5 बजे वीडियो अपलोड कर देता हूँ, कभी कभी लेट हो जाता है, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो पहला प्रश्न आपको देखने को मिलेगा स्क्रीन पे। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक प्रश्न पूछता हूँ। सूखा पाइका नदी किसकी सहायक नदी है, ये आपको बताना है। सूखा पाइका नदी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, देखते हैं आपको आज क्या नया सीखने को यहाँ पे मिलता है। पहले प्रश्न उसी से शुरुआत करते हैं, जो आपको प्रश्न मैं स्क्रीन पे दिखाया था उसी से यहाँ पे शुरुआत कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो सूखा पाइका नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है, ये आपको बताना है। तो ये आपके ऑप्शन है सामने, और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। ये जो महानदी सिस्टम है ना, महानदी जो नदी प्रणाली है, उसी की सहायक नदी है सूखा पाइका नदी, ठीक है। मैं इसकी लोकेशन आपको दिखाना चाहूँगा। तो ये आपको सूखा पाइका नदी देखने को मिलेगा उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में। ये जो पूरा मैप है ना, ये उड़ीसा में जो सूखा पाइका नदी है वो महानदी की सहायक नदी है, तो उसके बारे में दिखाया गया। अगर महानदी के बारे में आप बात करें तो महानदी जो है ना, वो छत्तीसगढ़ से निकलती है। छत्तीसगढ़ से निकल के ये आपको झारखंड, ठीक है, झारखंड ये छत्तीसगढ़ होते हुए, सॉरी, छत्तीसगढ़ से निकलती है महानदी। उसके बाद ये झारखंड, फिर उड़ीसा से होते हुए जाके पश्चिम बंगाल में, सॉरी, ये जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, और आपसे पूछा जाता है कि सुकापाइका नदी किसकी सहायक नदी है, तो आप बताएंगे कि ये महानदी की सहायक नदी है। ओके। तो महानदी की अगर बात करें, तो महानदी की अगर सहायक नदियों की बात करें, अन्य सहायक नदियों की, तो राइट साइड यानी कि इस साइड से जो महानदी मिलती हैं उन्हें हम दाएं साइड से मिलने वाली नदी कहेंगे। तो इसमें से तेल एक फेमस नदी है उड़ीसा में, जो महानदी में जाके मिलती है। तेल नदी दाएं तरफ से महानदी में जाके मिलती है। उसके बाद अगर मांड नदी की बात करें तो ये बाएं तरफ से आके महानदी में मिलती है। और अगर मैं यहाँ पे शिवनाथ नदी की बात करें तो ये भी बाएं तरफ से आके यहाँ पे महानदी में मिलती है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए, अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि सूखा पाइका नदी किस राज्य में बहती है, तो उड़ीसा में बहती है। और ये किसकी सहायक नदी है, तो ये महानदी की सहायक नदी है, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब कहेंगे कि सर ये अचानक आप कैसे बता दी? देखिए, इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैं अचानक क्यों बता रहा हूँ। क्यों? देखिए, NGT का नाम आपने सुना होगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसे बोलते हैं। ये पर्यावरण संबंधी जो भी मुद्दे हैं ना उनको देखता है, और जो क्रूशियल मैटर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर होता है, तो उस पर ये सवाल उठाते हैं, ठीक है। तो ये जो सूखा पाइका नदी है, ये 70 साल पहले बंद हो चुकी थी, ठीक है। इसमें पानी जो है ना धीरे धीरे सूख गया था, ये सूख चुकी थी नदी। लेकिन अब जाके NGT ने कहा कि इस नदी का जीर्णोद्धार करना है, इसका पुनरुद्धार करना है। तो ये उड़ीसा सरकार को इसने NGT ने बोला, तो उड़ीसा सरकार अब इसका उद्धार करने जा रही है, पुनरुद्धार करने जा रही है। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे, नदियाँ हमारे जीवन के लिए बहुत ही अहम रोल रखती हैं। अब इसका पुनरुद्धार किया जा रहा है, तो आप इसको याद रखेंगे। सूखा पाइका नदी महानदी की सहायक नदी है, और ये उड़ीसा से संबंधित है, उड़ीसा राज्य से संबंधित है, ठीक है। तो आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ठीक है, भारत की सांस्कृतिक विरासत तो समृद्ध रही ही है बहुत ही पहले से, इसमें नो डाउट। तो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और इसकी अमूल्य सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन को सुनिश्चित करने के लिए किस संस्था द्वारा एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम चलाया जा रहा है? तो सिंपल है, इसका उद्देश्य आपको प्रश्न में ही साफ साफ नजर आ रहा है कि हमारे जो अमूल्य धरोहर हैं, जो सांस्कृतिक विरासत है, उसका संरक्षण करना है और अच्छी तरह से संरक्षण करना है, यानी कि उसकी अच्छी तरह से देखभाल करना है। तो उसके लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया। कहा गया, सरकार ने कहा चलिए एक प्रोग्राम लॉन्च करते हैं, इसके तहत लोगों को जागरूक करेंगे और लोगों को अपने तरफ से अट्रैक्ट करेंगे, वो आके इसमें निवेश करेंगे, ताकि हम अपने जो भी धरोहर स्थल हैं उनको और अच्छे से डेवलप कर पाएँ, वहाँ पे पर्यटन लायक उसको बना पाएँ, जिससे कि लोग वहाँ पे आएँ और वहाँ पे लोगों को रोजगार भी जनरेट हो, और इन धरोहरों को हम अच्छे से संरक्षित करके अपने आने वाली पीढ़ियों को भी दिखा पाएँ कि देखिए हमारे पास ये विरासत थी और अभी भी आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इस पूरे सपने को या फिर ये पूरे प्रोसेस को साकार करने के लिए एक प्रोग्राम लाया गया,
एडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0। ये 2.0 है या कह सकते हैं 2.0 है। तो इससे पहले भी तो एक प्रोग्राम रहा होगा। हाँ, इससे पहले भी प्रोग्राम था जिसका नाम था एडॉप्ट अ हेरिटेज। ठीक है, वो एडॉप्ट ए हेरिटेज था, ये एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 है। ठीक है, तो वो प्रोग्राम 2017 में चलाया गया था। ओके, ये 2017 में चलाया गया था और 27 सितंबर 2017 को एडॉप्ट एट हेरिटेज प्रोग्राम शुरू किया गया था। 27 सितंबर को आपको पता है विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, उसी दिन इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब चलाया जा रहा है एडॉप्ट हेरिटेज 2.0। तो इसको किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो ये भारत की जो पुरातत्व संरक्षण संस्था है उसके द्वारा चलाया जा रहा है, जिसको हम कहते हैं ASI, यानी कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, यानी कि इसको कह सकते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। ठीक है, तो अगर हम ASI की बात करें, अगर यहाँ पे तो मैं थोड़ा सा ASI के बारे में आपसे यहाँ पे बात करना चाहूँगा। तो ASI के बारे में बात करें तो इसके फाउंडर अगर पूछा है ना, तो फाउंडर इसके हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम इसके फाउंडर हैं और इसकी स्थापना की गई थी 1861 में। ASI की स्थापना की गई थी और इसके हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में। ओके, तो आपको इस प्रोग्राम की अहमियत समझ में आ गई होगी किस लिए किया जा रहा है, कि हमारे जो धरोहर हैं या विरासत स्थल हैं उनको अच्छे से उनका संरक्षण करना है, अच्छे से देखभाल करना है, अगर टूट फूट कुछ हुई तो उनकी मरम्मत करना है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यूजीसी द्वारा, यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है उसके द्वारा शुरू किया गया मालवीय मिशन का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो ये मदन मोहन मालवीय जी की तस्वीर में लगा दिया हूँ, इन्हीं के नाम पे ये मिशन, इस मिशन का नाम रखा गया। तो मालवीय मिशन का उद्देश्य क्या है? तो शिक्षकों के लिए एक बेहतर प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करना ही मालवीय मिशन का उद्देश्य है यहाँ पे। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। अब कहेंगे कि शिक्षकों को, क्या शिक्षकों को फिर से ट्रेनिंग देने की जरूरत है? हाँ, शिक्षकों को फिर से ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। खासकर उन शिक्षकों की यहाँ पे बात की जा रही है जो हायर एजुकेशन से जुड़े हैं, यानी कि जो उच्च शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े हैं, उनको फिर से यहाँ पे ट्रेन किया जाएगा। ठीक है, उनको फिर से ट्रेनिंग की जाएगी और ये कुछ सप्ताहों की ट्रेनिंग होगी, ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी। ठीक है, और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ट्रेनिंग होगी और उनको ये सिखाने की कोशिश किया जाएगा कि कैसे स्टूडेंट को आज के सामाजिक माहौल में कैसे उनको डालें, एक अच्छा स्टूडेंट कैसे बनाएं उनको, और एक मतलब उनको कैसे स्किल दें, उनसे कैसे इंट्रोग्रेट करें, मतलब इस तरह से उनसे तालमेल बैठाने की कोशिश की जाएगी और इस तरह से ट्रेनिंग दी जाएगी शिक्षकों को। ठीक है, उसके लिए मालवीय मिशन यहाँ पे लॉन्च किया गया। जो हायर एजुकेशन करा रहे अध्यापक हैं उनको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगर मदन मोहन मालवीय जी की बात करें, ठीक है, इनकी बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1861 में। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1861 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1946 में। ठीक है, और इनको BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का संस्थापक माना जाता है और हिंदू महासभा का भी इनको संस्थापक माना जाता है। इनको 2014 में, ठीक है, इनको 2014 में भारत रत्न से भी इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलें। तो ये न्यूज आर्टिकल था UGC ट्रेनिंग सेंटर टीचर्स टू नोन। अब जैसे कि जो UGC ट्रेनिंग सेंटर हुआ करता था, जो टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड किया करते थे, उनका नाम बदलकर मदन मोहन मालवीय टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर रख दिया जाएगा। ठीक है, इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप सिर्फ मिशन को ध्यान रखेंगे, मालवीय मिशन का उद्देश्य क्या था। ठीक है, अभी कुछ समय बाद पहले ये बात सामने निकल के आ रही थी कि जो चंद्रयान 3 भेजा गया था चंद्रमा के साउथ पोल पे, ठीक है, साउथ पोल पे जहाँ पे वो उतरा था उसका नाम शिव शक्ति रखा गया था। तो जहाँ पे चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम लैंड किया था, उसमें से जो रोवर निकला था ना, जिसका नाम था प्रज्ञान, तो प्रज्ञान रोवर ने यहाँ पे ये कंफर्म कर दिया है कि अब चंद्रमा की सतह पर मून प्रेजेंस है, सॉरी चंद्रमा की सतह पर सल्फर प्रेजेंस है, यानी कि सल्फर के प्रेजेंस को ये क्या किया है, कंफर्म कर दिया है चंद्रयान 3 का जो रोवर प्रज्ञान है। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और सारे एलिमेंट्स मिले हैं तो उनको भी मैं किसी वीडियो में बता दूंगा। आगे चलें। तो अभी आपने देखा होगा कि हमारे जो बाघ अभ्यारण्य है, ठीक है, वहाँ पे बाघों की निरंतर मतलब कई दिनों से देखा जा रहा था वहाँ पे मृत्यु हो रही थी। तो ऐसा क्यों हो रहा था? जैसे कि देखिए वहाँ पे जैसे ना उनको वो इन्वायरमेंट उनको सूट नहीं कर रहा था, सिंपल सी बात है, वो जलवायु वहाँ की उनको सूट नहीं कर रही थी। तो क्या कारण था? तो जैसे देखिए कुछ ऐसी घास होती है ना जिनको खाने से
जो जानवर हैं उनकी तबीयत खराब होने लगती है, और तबीयत खराब जब ज़्यादा हो जाती है तो एक स्टेज ऐसा आता है कि उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो उन्हीं में से ठीक है, कुछ घास थी जिनको हम विदेशी प्रजाति की घास कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, भारत में बाघों के लिए जानलेवा बनी राष्ट्रीय उद्यानों में छुपी हुई आक्रामक विदेशी प्रजातियां। जो ये आक्रामक विदेशी प्रजाति शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है ना, ये उन पौधों, उन घास कह सकते हैं, या फिर उन जो पादप वनस्पतियां हैं उनके लिए इस्तेमाल की जा रही है, जो फॉरेन से आई हैं यहाँ पे। ठीक है, ये फॉरेन से अपने से चल के तो आएंगी नहीं, किसी के माध्यम से ही आई होंगी। ठीक है, बहुत से होता है कि चिड़ियों के माध्यम से आती हैं जो एक देश से दूसरे देश में ट्रैवल करते हैं। बहुत से जब हम बीज लाते हैं तो खराब क्वालिटी के बीज ला देते हैं, तो उसके साथ ये प्रजातियां चली आती हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रजातियों के कारण हमारे यहाँ जो ऐसे इस तरह के खतरनाक या जहरीले या फिर कह सकते हैं कि अच्छी जो पादप वनस्पतियाँ उनको ख़त्म करके वो अपना वर्चस्व वहाँ पर स्थापित कर लेते हैं। जो अगर पता ना चले तो जानवर अगर उसको खा लेना तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे हमारे यहाँ बाघों के साथ भी, कुछ बाघों के साथ भी ऐसा ही हुआ था। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ जानकारी के लिए बताया हूँ। आगे चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अभी हाल ही में 20वां यानी 20 नंबर का आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, और ये कहाँ पे किया गया ये आपको बताना है। तो इसके सही जवाब है ऑप्शन डी, इंडोनेशिया में ये हो रहा है। इंडोनेशिया के जकार्ता में ये सब सम्मेलन क्या हो रहा है। तो वहाँ पे अभी आसियान और भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन भी वहाँ पे किया गया है। ये 20वें नंबर का था, और ये आपसे पूछे तो आप बताएंगे इंडोनेशिया के जकार्ता में ये सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ठीक है, अगर आसियान की यहाँ पे बात करें तो आसियान में 10 सदस्य देश हैं, जिनमें से एक म्यांमार है, लाओस है जो एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, वियतनाम है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, मलेशिया है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस। और ये इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता, वहीं पे ये सम्मेलन हो रहा है। आपको मैं बता दूं कि जो आसियान है उसका मुख्यालय भी जकार्ता में ही है। ठीक है, तो इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगर मैं आसियान के बारे में और बात करूं तो इसमें 10 सदस्य देश हैं, और इसकी स्थापना हुई थी 1967 में, यानी कि 1967 में हुई थी बैंकॉक घोषणा पत्र के तहत। ठीक है, बैंकॉक पड़ता है थाईलैंड में, और थाईलैंड की राजधानी ही बैंकॉक है। वहीं पे एक मीटिंग हुई थी, उसी की मीटिंग के दौरान 1967 में आसियान संगठन की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे। और आसियान कंट्री यही है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इसको बोला जाता है, और यही वाला रीजन है आसियान कंट्रीज का। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले मैं यहाँ पे फिर से रिवाइज करा दूं कि अभी हाल ही में 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा था, और ये कहाँ किया जा रहा था ये आपको बताना था। तो इंडोनेशिया के जकार्ता में इसका आयोजन किया जा रहा था। अगले प्रश्न की तरफ चलें। ये भी जो सम्मेलन है ना, 18वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, अगर आपसे पूछे कि अभी हाल ही में 18वें नंबर का 18th नंबर का पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका भी जवाब सेम है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। ये दोनों सम्मेलन एक ही साथ यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराए जा रहे हैं। अब आप कहेंगे इसमें अंतर क्या है। ठीक है, ये भी तो वहीं पे हो रहा है, तो क्या मतलब है पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन आसियान। देखिए इसमें अंतर ये है ना कि मैं अगर यहाँ बताऊँ तो जो आसियान मेंबर हैं, यहाँ पे 10 कंट्री आसियान मेंबर हैं, इनको छोड़ के 10 के अलावा और 8 कंट्री ऐसे हैं जो इसमें शामिल हैं, जिसे हम पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के तहत ला सकते हैं। जिसमें से कौन कौन है, यहाँ पे आपको जापान दिखाई देगा, साउथ कोरिया, चीन, रूस, ठीक है, इंडिया भी इसमें शामिल है, और यहाँ पे दिखाई देगा आपको संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। और आपको दिखाई देंगे यहाँ पे जापान तो बता दिया, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया दिखाई देगा, और यहाँ पे न्यूजीलैंड दिखाई देगा। अगर इन सबको मिला दिया जाए तो ये बन जाते हैं ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाले देश। ठीक है, ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाले देश। अगर आपसे पूछें कि ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये भी इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में ही किया गया, ईस्ट एशिया यानी कि पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यह पहली बार है जब कोई भारतीय इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन की सदस्यता समिति का हिस्सा बना है। तो ये इंटरनेशनल जो ई स्पोर्ट फेडरेशन है ना, ये ऑनलाइन गेमिंग के लिए ज़्यादातर मशहूर है। ठीक है, ऑनलाइन गेमिंग के लिए। तो कौन ये सदस्य बने हैं, तो इनका नाम है लोकेश सूजी। ठीक है, इनका नाम है लोकेश सूजी, जो इस समिति में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने हैं। आगे चलें तो अभी हाल ही में देश के पहले सोलर सिटी के रूप में किस शहर का उद्घाटन किया गया, तो ये देश का पहला सोलर सिटी बना है, तो इसका नाम है सांची। और सांची कहाँ पड़ेगा, रायसेन जिले में।
ठीक है, रायसेन जिले में पड़ेगा। अब कहेंगे सर जी रायसेन जिला कहाँ है, तो रायसेन जिला मैं आपको बता दूँ तो ये पड़ता है मध्य प्रदेश में पड़ता है रायसेन जिला, जहाँ पे है सांची, और सांची भारत की पहली सोलर सिटी बन गई है। ठीक है, अब चलिए ये सोलर सिटी बन गई तो इससे फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है ना कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका लेवल अब इस एरिया में कम होगा, इसका लेवल कम होगा। तो इसका जब लेवल कम होगा ना, तो जो पृथ्वी की सतह है उसका तापमान भी यहाँ पे कम होगा, यानी कह सकते हैं जलवायु परिवर्तन में एक एक हिस्सा ये अपना योगदान देने वाला है सांची शहर। ठीक है, और इससे फ़ायदा ये होगा कि जब सोलर के माध्यम से यहाँ से बिजली का उत्पादन किया जाएगा, तो यहाँ पे जो रह रहे नागरिक हैं उनके बिजली भुगतान में, जो वो बिजली का पैसा देते हैं कि बिजली का किराया देना है मुझे, ठीक है, बिजली का बिल भरना है, तो उस बिजली के बिल भुगतान में उनका बहुत सारा पैसा चला जाता है। अगर ये सोलर सिटी काम कर गई सही से, यहाँ पे सोलर पैनल द्वारा यहाँ पे ऊर्जा उत्पादित की जाने लगी, तो यहाँ पे लोगों का जो बिल अगर 100 रुपये आता था तो ये मात्र 40 से 50 रुपये तक हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आधा से ज़्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, और बाकी इन्वायरमेंट से संबंधित फ़ायदा तो है ही, तो आप ध्यान रखेंगे। भारत की पहली सोलर सिटी कौन बनी है? तो भारत की पहली सोलर सिटी बनी है सांची। ठीक है, और ये है रायसेन जिले में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, आगे चलें। अगला प्रश्न है कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया जाता है? हर साल अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया जाता है 7 सितंबर को। ठीक है, 7 सितंबर को। अगला प्रश्न, कितने से कितने तारीख तक शिक्षा मंत्रालय द्वारा साक्षरता सप्ताह मनाए जाने की बात की गई है? तो 1 से लेकर 8 सितंबर के बीच शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये कहा गया कि 1 से लेकर 8 सितंबर के बीच हम क्या करेंगे? साक्षरता सप्ताह का आयोजन करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज करंट अफेयर में इतना ही। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। मैं और इसमें अपडेशन करने वाला हूँ। ठीक है, नए चीज़ें जोड़ते रहेंगी। अब ये शुरुआत है, आगे बहुत लड़ाई है, ये तो सब सुनेंगे। चलिए धन्यवाद, अब मिलते हैं कल के करंट अफेयर की वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।